आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का जो कोर्स है और उनकी जो अंतरा की बुक है जिसका काव्य खंड है उसके बारे में। तो काव्य खंड में बेसिकली हम सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता है संध्या के बाद इसे कवर करेंगे। तो देखिए ये आपकी काव्य खंड की सबसे बड़ी कविता है, ठीक है। तो आपकी ये वाली जो वीडियो है वो 25 से 30 मिनट की बनेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको ये पूरी की पूरी जो कविता है वो आप समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम कविता को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला आपका जो स्टैंजा, देखिए मैंने स्टैंजा वाइज बांट रखा है, 7 या 8 स्टैंजा है उसमें बांट रखा है। तो एक एक स्टैंजा करके मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टैंजा क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी तरु अब शिखरों पर, ताम्र पड़ पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सीरत में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृहद जिहिम ओझल कैंचुल सा, लगता चितकवरा गंगा जल, धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सरपिंकित, लहरियों में लोरित पीला, जल रजत जलद में बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल, ज्यों गति द्रिव खो बन गया लवोपल। तो देखिए ये पहला आपका स्टैंजा है। अब इस स्टैंजा में क्या बताया गया है, कविता का जो भावार्थ क्या है, आइए वो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले मैं अंडरलाइन करूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा। तो पहले दो पैराग्राफ को यहाँ पे देखते हैं। कवि ने संध्या को पक्षी माना, यानी कि कविता में जो कवि है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्होंने संध्या को एक कवि, संध्या जो है उसे पक्षी माना है। संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर पेड़ की सब ऊंची शाखाओं में बैठता है, अतः संध्या की लालिमा जब पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर दिख रही है, यानी कि जब सूरज डूब रहा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तांबे के समान पीपल के पत्तों की तरह कई मुंह वाले चंचल झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। इनके जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है जिससे वे तांबे के रंग के दिखाई दे रहे हैं। दूर क्षितिज पर उतरता सूर्य नदी में एक स्तंभ के समान दिखाई दे रहा है, यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय जो झरने हैं उनकी जो धाराएं हैं उन पर ये पीला प्रकाश जब पड़ता है तो वे तांबे के समान जैसी दिखाई दे रही हैं। और दूर क्षितिज पर जो उतरता सूर्य है, यानी कि जो नदी है, जब सूर्य डूब रहा होता है तो उस समय ये एक स्तंभ की तरह वहाँ पे दिखाई पड़ता है जो कि काफ़ी मनमोहक होता है, ये बताया गया है। फिर आता है ये वाला, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि गंगा का चितकबरा पानी ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा थका अजगर लेटा हुआ है, यानी कि गंगा का जो पानी है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा सा जो अजगर है वो लेटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सांप की बात की गई है। संध्या की लालिमा में नदी तट की रेती धूप छाँव रंग की है, यानी कि संध्या की लालिमा में जो नदी तट है उसके आसपास की जो रेत है, कहीं धूप है तो कहीं छाँव है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। वह हवा के बहने पर साए का रूप लेती है, यानी कि जो हवा है जब वह आती है, जब सूरज ढल रहा होता है उस समय, तो एक साए का रूप लेती है। साया यानी कि साया, जैसे कि मतलब कि हमारी जो परछाई है उसका रूप ले लेती है। नदी के नीले जल की लहरों पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर उसे पीला बना देता है तथा उसी पर बादलों की सफ़ेद रजत जैसी दिखती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा पिघलकर पानी बनता है तथा पानी अपनी गति तथा तरल रूप को खोकर ओले के रूप में ढल जाता है। इस तरह प्रकृति में बदलाव होता रहता है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि संध्या के समय जब सूरज डूब रहा होता है उस समय प्रकृति में क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं उसके बारे में। अब आते दूसरे स्टैंजा की हम बात करें तो दूसरा स्टैंजा देखिए यहाँ से शुरुआत होता है। तो पहले स्टैंजा पढ़ के आपको बताता हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या हम जानेंगे। तो स्टैंजा देखिए ये है। शंख घट बज गया मंदिरों में, लहरों में होता कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निराजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों से गति चित्रित, सोन खगों की पांति
आद्र ध्वनि के नीरव नव करती मुखरती, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों का स्वर। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि शाम के समय क्या क्या वहाँ पे बदलाव हो रहे होते हैं प्रकृति में, वो बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला बदलाव तो ये वाला है, क्या है देखिए कि शाम के समय मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है। शंख और घंटे बजने लगते हैं, जैसे नदी की लहरों में कंपन होने लगता है। यानी कि शाम के समय मंदिरों में आरती की तैयारी शुरू हो रही होती है, शंख बज रहे होते हैं, घंटे बज रहे होते हैं, इससे नदी की लहरों में कंपन शुरू हो जाता है। दीपक की लौ के समान आकाश समान कलश भी सूर्य की लालिमा की आकाश में ऊपर उठकर आरती करता दिखाई देता है। यानी कि दीपक की लौ के समान जैसे कलश होता है, वो भी सूर्य की लालिमा में आकाश में उठकर उसकी तरह ही आरती करता हुआ दिखाई पड़ता है। नदी के तट पर वृद्ध औरतें बगुले के समान लगती हैं। यानी कि जो वृद्ध औरतें हैं वो एक बगुले के समान लगती हैं शाम के समय, सफ़ेद कपड़ों में बगुले की सी लगती हैं। यानी कि सफ़ेद कपड़े में जो वृद्ध औरतें हैं वो नदी के तट पर एक बगुले की तरह लगती हैं। जैसे उनके मन की पीड़ा नदी में समा जाती है, उनका दुख जैसे कोई समझ नहीं पाता है। यानी कि बगुले के जैसे ये जो वृद्ध महिलाएं नदी के तट पर खड़ी हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं है, उनकी पीड़ा समाप्त हो चुकी है या फिर उनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा फिर आगे है, आकाश में दूर जब पक्षी उड़ रहे होते हैं तो वे पंक्ति में अहंकार सा प्रतीत होता है। यानी कि जब वे पंछी उड़ रहे होते हैं और जब वो पंक्ति में होते हैं तब वो इतना मतलब कि गुंजन करते हैं, यानी कि वो आवाज़ देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो अहंकार जैसे कर रहे हैं उसका प्रतीत। उनके गुंजन से सारे आकाश में चहचहाट हो जाती है। शाम को जब गाय वापस आती है तो उनके खुरों में धूल भी उड़ रही होती है। यह धूल सूर्य प्रकाश से सुनहरी हो जाती है। यानी कि जब गाय वापस आती है शाम को अपना खाना खा के, यानी चर के आती है, खेतों से वापस आती है, तो उनके जो खुर होते हैं यानी कि जो पैर होते हैं उनमें धूल भर जाती है, तो वो धूल भी इस सूर्य के प्रकाश में सुनहरी लगती है। जब आकाश में पंछियों के कंठ का सनन सनन करता तेज स्वर गूंजता है तो वह आकाश में तीर की तरह सन से निकला लगता है। यानी कि जब आकाश में पंछी अपनी आवाज़ निकालते हैं तो आकाश में तीर की जैसे तीर चलता है आकाश में सन, वैसे उनका स्वर भी लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टैंजा यहाँ पे आता है। तो तीसरे स्टैंजा की अगर हम बात करें तो पहले अंडरलाइन कर देते हैं, अब आपको समझाता हूँ। तो देखिए, लौट खग गए घर की लौटे कृषक साथ श्लस डगधर, छिपे ग्रह के मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर, लौटे पेट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊँटों घोड़े के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर, जोड़ों की सी सुनी द्वभा में झूल रही निसी छाया छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी, बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कुकर, हुआ करते शियार देते विषण निशी वेला का स्वर। तो इस स्टैंजा के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी क्या कहना चाहते हैं वो देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाम के समय प्रकृति में क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं वो देखिए। शाम के समय पंछी और गाय अपने घरों को लौट रहे हैं, किसान भी सारा दिन मेहनत करके थक चुके होते हैं और वो भी घरों की तरफ लौट रहे होते हैं, सभी जीव अपने रहने के स्थानों पर जा छिपते हैं। अब तो अंधेरे के कारण पंछियों की छाया भी नहीं दिख रही है। गांव के बाजार में व्यापारी भी अपने घर नाव में बैठकर लौट आए हैं। वे ऊंट घोड़ों के साथ खाली बोरों में बैठकर हुक्का पी रहे हैं। सर्दियों में शाम और रात के मिलने पर चारों ओर सूनापन है। संध्या बीत जाने पर रात की छाया गहराती जा रही है। इस अंधकार में खेत बाग घर पेड़ तट और लहरों की चमक भी डूबती जा रही है। यानी कि शाम के समय एक तरह से सूनापन हो जाता है वातावरण में, लोग अपने घरों में छिप जाते हैं, चाहे वो ऊँट घोड़े पशु पक्षी जानवर कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे शाम के समय में क्या होता है, सभी लोग अपने घरों में छिप जाते हैं, सूनापन हो जाता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। यह है इसका अर्थ। अब हम दूसरे फिर अगले स्टैंजा की हम बात करते हैं, वो है ये वाला। देखिए इसमें क्या बताया गया है, पहले तो अंडरलाइन करता हूँ। फिर है देखिए, माली की मड्ड से उठ नव के नीचे नव सी धूमाली, मंद पवन के तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली,
बत्ती जल दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। धुआं अधिक देती है टिन की डबरी, कम करती उजियाली। मन में कड़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। अब इस स्टैंजा के माध्यम से जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले तो अंडरलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ से ऐसे। देखिए सुमित्रानंद पंत जी इस स्टैंजा के माध्यम से कहते हैं कि शाम होते ही गांव में माली के घर में धुआं सा उठने लगता है। यहाँ पे शाम होते ही जो मली होता है उसके घर में धुआं सा उठने लगता है, जो आकाश जैसा दिखने लगता है। वह धुआं की पंक्ति हवा में ऐसे तैरती प्रतीत होती है, नीले रेशम की हल्की जाली हो। यानी कि इस मली के घर से जो धुआं उठता है वो आकाश में इस तरह से मिल जाता है, इस तरह से फैलता है कि जैसे नीले रेशम की हल्की जाली उड़ रही हो। इस समय गांव कस्बे का दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं। शाम के समय में जो गांव और कस्बे के जो दुकानदार होते हैं वो रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं। इस मूक प्रकाश की चमक में सर्दी की रात में बर्फ से ऊँगती सी प्रतीत होती है। यहाँ दिन की डिबरी में बत्ती लगाकर जलाई जाती है, जो रोशनी तो बहुत कम देती है पर धुआं अधिक देती है। मन का दुख आंखों से निकलकर जला भुनता सा प्रतीत होता है। यानी कि मन का जो दुख है वो आंखों से निकल जाता है, और क्योंकि रात के समय कोई आपको देखने तो आ नहीं रहा कि आप रो रहे हैं हंस रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मन का दुख है वो आंखों से निकल जाता है। गांव का दुकानदार परेशान रहता है। वह एक छोटी सी बस्ती है, इसमें लेन देन की बातें बेकार हैं। यहाँ ग्राहक ना के बराबर है, आय भी बहुत कम है। दीपक की लौ के मंडल के आसपास ही सुख दुख अपने मंडराते रहते हैं। यानी कि एक छोटा सा गांव है, छोटी सी बस्ती है, लेन देन की बात तो करें ही ना, क्योंकि यहाँ तो ग्राहक भी बहुत कम है, ठीक है। ये बताया गया इस स्टैंजा के माध्यम से। अगले स्टैंजा की हम बात करें ये वाला, तो इस स्टैंजा में देखिए क्या बताया जाएगा। पहले तो अंडरलाइन करता हूँ फिर आपको समझाऊंगा पढ़ के। तो ये स्टैंजा है अगला, और देखिए क्या है। कप कप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन मूक निराशा। क्षीण ज्योति ने चुपके जो मनपन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई क्षण में वस्ती, मिली खपरे के घर आंगन। भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। सकूची सी परचून किराने की डेरी, लग रही है तुच्छ तर। इस नीरे प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन। जाग उठे उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। तो इस स्टैंजा के माध्यम से देखिए सुमित्रानंद पंत जी क्या कहते हैं। तो देखिए एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ फिर आपको समझाऊंगा। एक मिनट, हाँ। तो देखिए इस पंक्ति के माध्यम से सुमित्रानंद पंत जी क्या कहना चाहते हैं कि कवि कहता है कि गांव में निर्धनता का राज है। यानी कि गांव के जो लोग हैं, जो गांव है वो पूरा गरीब है, इसलिए कांपती लौ के साथ साथ अपने हृदय में कंपन होता है। यानी कि उनकी जो लौ होती है, जो डिबरी होती है, उसकी लौ जैसे कांपती है, लालटेन जैसा होता है कुछ, ठीक है। तो उनके हृदय में कंपन होता है। उनकी मूक निराशा की भावना कम प्रकाश में प्रकट होती है। इस समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है वह उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा जान पड़ता है। उनके मिट्टी से कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा दुकानदार अपनी याद तक भूल जाता है। यानी कि ऐसे माहौल में गांव का जो छोटा सा दुकानदार है वो अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में सब कुछ भूल जाता है। वह मूलधन और ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। उसकी परचून की दुकान सिमटी सी है, उसमें परचून का सामान भी बहुत कम है, वह उसे बहुत छोटी लग रही है। इस मूक अंधकार के वातावरण में उसके मन का दुख उमड़ रहा है। इस समय गांव की दुकान का लाला अपने छोटे ओहदे के कारण अपने अंदर हीन भावना का अनुभव करता है, वह बेचैन हो जाता है। यानी कि शाम के समय ही लोगों के सारे दुख उभर कर सामने आते हैं। जो मतलब कि जो डिबरी होती है उसके कांपती लोग के साथ साथ उनका दुख समझ में आता है। गांव में लोग कम है, दुकानदारी कम होती है, वो अपने इस दुकानदारी कम होने के कारण अपने आप को हीन भावना से देखता है। उसके पास पैसे नहीं है, लोग गरीब हैं, ये सभी इस स्टैंजा में बताया गया है। अगला स्टैंजा है ये वाला।
दैन्य दुख अपमान ग्लानि चे क्षोथित पिपाशा मृत अभिलाषा। बिना आय की क्लांति बनी रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी सी स्पर्धा में मरमर। फिर भी क्या कुटुंब पलता है रहते स्वच्छ सुधर सब परिजन। बना पा रहा वह पक्का घर मन में सुख है जुटता धन। खिस गई कंधों में कथड़ी ठिठुर रहा अब सर्दी में तन। सोच रहा बस्ती का बनिया घोर व्यवस्था का है कारण। अब देखिए इस स्टैंजा के माध्यम से क्या कहना चाहता है कवि। तो इस स्टैंजा के माध्यम से कवि लोगों की शाम के समय जब वो सोने जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। क्या बात करता है देखिए, गांव के लोग बड़े ही गरीब हैं, बेइज्जती और नफ़रत के भावों को भुगतते हैं। वे बिना खाए पिए ही रहते हैं। उनकी इच्छाएं मर गई हैं क्योंकि पैसे की कमी के कारण वे उन्हें पूरी नहीं कर पाते। उनके निम्नतम आय में उनके जीवन की दुख की परिभाषा बना दिया है। यानी कि गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, उन्हें नफ़रत और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। बिना खाए पिए ही वो सो जाते हैं, उनकी इच्छाएं मर जाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है। और ये आज की रियलिटी भी है। आज के समाज में भी लोगों के पास पैसा नहीं है तो भी वो लोग दुखी रहते हैं। गांव का दुकानदार निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। यानी कि गांव का जो दुकानदार है, अनाज खरीदने वाला जो है, वो अनाज की ढेरी पर, अनाज की दुकान पर बैठा रहता है, लेकिन कोई भी अनाज बेचने नहीं आता। उसका सामान बहुत कम बिकता है न। देखिए अनाज की ढेरी वाला क्या आता है, अनाज लेता भी, अनाज बेचता भी है, तो उसका अनाज जो होता है ना तो कोई लेने आता ना ही तो कोई उसे बेचने आता है। पैसे के लिए ही वह झूठ बोलता जाता है। इतना करने के बाद भी उनका परिवार क्या पलता है। वह अपने लिए सब साफ कपड़े और पक्का घर नहीं बना पाता। वह सुख और धन दोनों ही नहीं जुटा पाता। उसने चौथड़े पहने हुए हैं, उसका शरीर कांप रहा है, वैसी मजबूरी वाला जीवन क्यों जी रहा है। यानी कि गरीब घरों की हम बात छोड़ें तो वो तो अलग ही है। यहाँ पे एक हम व्यापारी की अगर बात करें तो व्यापारी की हालत भी एक गरीब के समान ही है। वह ना तो साफ कपड़े पहन पाता है, ना ही तो अच्छा खाना खा सकता है, और उसने कपड़े भी बहुत ही गंदे पहने हुए हैं, और वह इस मजबूरी में कैसे जी रहा है वो बताया गया है। ठीक है, अब 2 स्टैंजा और बचते हैं, यानी कि 5 मिनट की और वीडियो है आपकी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगला स्टैंजा ये है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों नहीं बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्यों संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आया व्यय को वितरण। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग जीवन करे जीवन का। जन विमुक्त हो, जन शोषण हो, समाज अधिकारी धन का। तो इस स्टैंजा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए कविवर जो है वो लोगों को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं वो देखिए कि गांव का दुकानदार सोचता है कि वह भी शहरी बनियों की तरह होता, आखिर किसने उसकी प्रगति को रोका। यानी कि गांव के दुकानदार की यहाँ पे बात की जा रही है कि वो भी सोचता है कहाँ मैं इस गरीब गांव में फंस गया, मैं भी शहरों के बड़े बड़े बनियों की तरह होता, आखिर किसने मेरी प्रगति पर रोक लगा दी है। आजकल संसार की जो व्यवस्था चलती आ रही है उसमें बदलाव ज़रूर होना चाहिए। वह बदलाव ही हमारे जीवन की दशा को सुधार पाएगा। अर्थात समाज में समानता होनी चाहिए, तभी लोग अपने जीवन में अपनी जो इच्छा है उनको पूरा कर पाएगा। लोगों के कामों और लक्षणों के आधार पर बंटवारा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि जो दुकानदार है वो दुकानदार नहीं, जो कवि है वो कहता है कि लोगों के कर्मों और उनके लक्षणों के आधार पर बंटवारा होना चाहिए, जो कि अभी के दौरान ऐसा नहीं है। गांव के लोग अपने कच्चे घरों में घुसकर अपने अपने बारे में सोच रहे हैं किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन आए, अर्थात सभी लोग एक समान सुविधाओं का उपयोग करें। इस नए संसार में सभी मिलकर सुविधाओं को बांटें, लोग शोषण मुक्त हों, किस प्रकार साम्यवाद
कायम हो सके। साम्यवाद ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे साम्यवाद किस तरह से स्थापित किया जाए उसके बारे में लोग अपने घरों में सोच रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी हल यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट स्टेंजा बचता है, उसके बाद आज की ये वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए क्या है, हाँ, दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर मानव की हो जाए वक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश की, टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घुघू डालों में लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे गढ़ आलस निद्रा का अजगर। अब इस लास्ट स्टेंजा में यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी का सार यहाँ पे बताया गया है। वो क्या है देखिए, निर्धनता ही सारे पापों की जड़ है, यानी गरीबी ही समाज में उत्पन्न होने वाले सभी पापों की जड़ है। यही निर्धनता सभी प्रकार के दुष्कर्म करवाती है। कवि की आकांक्षा है कि लोगों के जीवन में पाप दुख भय समाप्त होना चाहिए, लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी जानवर की भावना पर मनुष्य की भावना की जय होगी। यानी कि देखिए, एक क्या है कि निर्धनता ही सारे पापों की जड़ है, ये तो है ही। वहीं दूसरी ओर लेखक ये कहता है कि निर्धनता के कारण ही लोग दुष्कर्म करते हैं। और कवि अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए बताता है कि जीवन में जो पाप जो दुख है वो भय है वो समाप्त होने चाहिए और लोगों को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी तो जानवरों की भावना पर मनुष्य की भावना जीत पाएगी। एक व्यक्ति दोषी न रहकर समस्त रूढ़िवादी परंपरा इसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि इस परंपरा के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, बल्कि एक पूरा समाज, एक पूरी रूढ़िवादी परंपरा जो है वो इस अभी की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। यदि सबकी मेहनत का फल सबको बराबर मिल जाए तो सारी जनता सुखी हो सकती है। गांव का दुकानदार इस प्रकार का स्वप्न देखता है, यानी कि इस प्रकार का स्वप्न जो है वो दुकानदार देखता है कि लोग जैसी मेहनत करें उन्हें उसका फल मिल जाना चाहिए। ये उस दुकानदार का स्वप्न है। जो हमारा लास्ट एक मैसेज है वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे, हाँ, लेकिन वह सपना टूट गया जब गांव की एक बूढ़ी स्त्री उससे आधा पाव आटा खरीदने आती है। वही दुकानदार डंडी मारकर तौलता है, अर्थात इस आसमान अर्थव्यवस्था के लिए वह स्वयं भी दोषी है। इस तरह सारी बस्ती सो जाती है जैसे नींद का अजगर उन्हें निगल रहा है। यानी कि शाम के समय जब दुकानदार यह स्वप्न अपने दिमाग में कल्पना कर रहा होता है तो उसी समय उसका सपना टूटता है जब एक गांव की बुढ़िया उससे आधा पाव आटा खरीदने के लिए आती है। वह दुकानदार डंडी मारकर तौलता है, यानी कि दुकानदार जो वो आटा तौलता है इस आसमान अर्थव्यवस्था के लिए वह स्वयं भी दोषी है। इस तरह सारी बस्ती सो जाती है जैसे नींद का अजगर उन्हें निकल गए। यहाँ डंडा मारकर तौलता है, यानी कि वहाँ पे उसे मतलब कि चोरी करता है, उसे 1 पाव नहीं बल्कि 200 ग्राम 175 ग्राम कुछ इस तरह से आटा उसे देता है। ये होता है डंडी मारने का मतलब। और शाम के समय सारे लोग सो जाते हैं, यानी कि जैसे कि उन्हें नींद का अजगर उन्हें निगल गया हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कविता। आशा करता हूँ दोस्तों आज की कविता आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, आज की ये कविता जो है वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इस कविता का जो मूल भाव है वो क्या है, निर्धनता शाम के समय किस तरह से मतलब कि जो प्राकृतिक वातावरण उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए, सभी स्टेंजा मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को आप रिप्ले कर सकते हैं। तो देखिए, पहला स्टेंजा ये वाला है और उसकी व्याख्या इस तरह से मैंने कर रखी है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। तो ये जो आज की आपकी ये वीडियो है संध्या के बाद का, ये जो कविता थी वो आपको समझ में आ गई होगी और इस कविता के माध्यम से क्या समाज में उद्देश्य संदेश दिया जाना है, आई होप वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो सारे स्टैंजा एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो आपके अराउंड 25 मिनट की बनी होगी, तो वीडियो को अच्छे से आपने देखा होगा, आई होप। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स जो होता है वहाँ पे कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए तो वो भी हमें बताइए, ताकि आने वाली वीडियोज़ को मैं बहुत और भी अच्छा बना सकूँ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करना। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।